Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio student. I hope all of you are in good health and are doing great by the grace of Allah. Today is the lecture number 18 of our chapter 17 and today's topic is going to be thyroid gland. So let's start off with first of all knowing where the thyroid gland is located. It is situated in the neck region of human beings. As you can see from this diagram, it has two sides or two lobes, left lobe and the right lobe, and they are working side by side or they work together to release certain hormones. अगर इसको हम सेपरेटली देख लें कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज़ सिचुएटेड बिलो लेरिंग्स. इसके दोनों लोब्स जो हैं, ये दोनों पार्ट्स जो हैं, दे आर सिचुएटेड बिलो लेरिंग्स विच इज़ द विंड पाइप. So you can see here as well, it is sort of like an covering or an outer covering of the larynx and trachea as well. This part right here is the trachea bones, जो कि हमारे larynx को cover कर रही होती हैं या windpipe को protect कर रही होती हैं, और इनके बाहर हमें ये thyroid gland नज़र आ जाता है with its two lobes. Moving on, let's talk about the different hormones that this gland is releasing, much like pituitary gland. यहाँ पर भी बहुत सारे hormones हैं जो release हो रहे हैं and they are assigned to perform certain functions. First of all, we have hormone called thyroxine. As you can see, its name has derived from the name of the gland. Thyroxine का दूसरा नाम है tetraiodothione और T4. ये T4 भी कहते हैं हम इसको. टेट्रा आयोडोथायोनिन का मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देयर आर 3 आयोडीन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर. सेकेंड वी हैव T3 हार्मोन और वी कॉल इट ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन. और इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास ट्राई आयोडो है और यहाँ पर टेट्रा आयोडो, यानी 3 आयोडीन्स एंड 4 iodines, which is why they are called T4 and T3, and their functions are exactly similar or they work together to perform similar functions. The only difference is in the number of iodines in each of these hormones. And then third important hormone is calcitonin, which is also released by thyroid gland. अब इन तीनों के फंक्शंस को हम वन बाय वन देखेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं T4 और T3 की, क्योंकि हमने कहा इनके फंक्शंस जो है वो सेम है, इन दोनों ने सेम काम परफॉर्म करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि T3 एंड T4 रिलीज किस वजह से होते हैं. ऑफ कोर्स इनके लिए भी इनके रिलीज के लिए भी जो सिग्नल आएगा वो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस के अंदर से आएगा, बिकॉज इट इज़ द कंट्रोल सेंटर. हाइपोथैलेमस के अंदर से जो सिग्नल्स आते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. जिन हार्मोन्स को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था वो कौन कौन से थे. एक तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम ही हमें पता था, इसने थायराइड को स्टिमुलेट करना था और यहाँ से हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना था. और इसके अलावा हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ ट्रॉफिक हार्मोन्स भी थे, जैसे कि ACTH और ACTH, which were somatotrophic hormone and adrenocorticotrophic hormone. ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये भी रिलीजिंग फैक्टर का काम करते हैं फॉर दीज T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स. ओके, सो अब इन सब के काम, इन सब की स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो अब एक्टिव फॉर्म में आ गया और उसने रिलीज़ कर दिए हार्मोन्स T3 एंड T4, विच विल बी स्प्रेड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट आवर बॉडी इन द थ्रू ब्लड. और इन्होंने फंक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी. मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ, देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास, ATP से. सो इन्होंने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है टू प्रोड्यूस मोर ATP एंड इन टर्न टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू आवर बॉडी. सो हमें फर्स्ट फंक्शन से ही पता चल गया कि ये दोनों T3 एंड T4 हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. देन सेकेंडली इनका काम है सिमिलर ACTH के साथ, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में, इफ़ यू रिमेंबर, वी सेड इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये ग्रोथ के साथ कनेक्टेड था. तो T3 और T4 दोनों का जो काम है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ अटैच्ड है. सो ACTH और T3 एंड T4 मिलकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, या T3 एंड T4 ACTH को एड करते हैं दिस फंक्शन टू परफॉर्म दिस function. So इनके काम एक दूसरे के साथ मिलते हैं. Then another important function of T3 and T4 that we see is in amphibians. Amphibians के अंदर हमें क्या नजर आता है, that they carry out the function of metamorphosis. If you remember from our previous year biology, we have learned that in
एम्फीबियंस देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जिसका क्या मतलब है, सिंपल कि मेटामॉर्फोसिस के अंदर एक एम्ब्रियो जो है या एक जाइगोट जो है वो डिफरेंट फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरते हुए एक मेच्योर फ्रॉग या एक मेच्योर एम्फीबियन फॉर्म में चला जाता है। और उसके दरमियान में जो एक स्टेज आती है, सो लेट्स सी वी हैव जाइगोट। जाइगोट से आता है हमारे पास लार्वा बनता है, जिसको हम कहते हैं ये टैडपोल लार्वा है, और उसके बाद हमारे पास मेच्योर फॉर्म आती है, ये मेटामॉर्फोसिस है। और अगर ये T3 एंड T4 हार्मोन्स रिलीज ना हो, लेट से फ्रॉग की बात कर लें अगर हम, तो क्या होता है कि ये मेटामॉर्फोसिस कैरी आउट नहीं हो सकेगी और जो फ्रॉग है वो टैडपोल फॉर्म में ही रिटेन हो जाएगा और मेच्योर नहीं हो पाएगा, ये मेच्योर फॉर्म वो इख्तियार नहीं कर पाएगा। सो ये सारे एम्फीबियंस के अंदर हमें ये फिनोमेनन नज़र आता है मेटामॉर्फोसिस का, जो थायराइड हार्मोन्स के बगैर नहीं हो सकता। अब थायरोक्सिन के फंक्शन पता चलने के बाद, यानी T3 और T4 के फंक्शंस पता लगने के बाद, लेट्स टॉक अबाउट देयर एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ में एक्सेस भी आता है और डेफिशिएंसी भी आती है। अगर एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी तो क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स और इट ट्रिगर्स द फंक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है थायरोक्सिन ज़्यादा होने की वजह से। ये प्रोटीन इन टर्न जाके अफेक्ट करती है हमारे थायरॉयड ग्लैंड को। ये थायरॉयड ग्लैंड को जब स्टिमुलेट ज़्यादा करती है तो थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो एक्सेस थायरोक्सिन हमारे पास आया कहाँ से, हमारी बॉडी में अगर कोई एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, एक स्पेसिफिक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, तो वो जाके थायरॉयड को कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेट करेगी, यानी कि उसको कॉन्टीन्यूसली उसको एक्टिवेट करेगी, और उसकी कॉन्टीन्यूस एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज़ होगा और हम कहेंगे अब बॉडी में एक्सेस थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन आ गई है। एंड दिस कंडीशन वी कॉल इट ग्रेव्स डिजीज़। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़ व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन इन अ बॉडी। और ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, देयर इज़ एन एक्सोथैल्मिक गोइटर। एक्सोथैल्मिक गोइटर का मतलब जो हमें नेक की स्वेलिंग नज़र आती है गोइटर की फॉर्म में, वो हमें नज़र आती है इसमें। एंड ऑल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट एज वेल। सो एक्सेस थायरोक्सिन की वजह से जो कि कॉज हुई थी इस एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन की वजह से, उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है ग्रेव्स डिजीज़। So you must remember the name of this disease and what happens in this disease. ये तो था एक्सेस। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी में क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से हमें 2-3 डिजीजेस देखनी पड़ सकती हैं। देयर इज़ क्रिटिनिज्म एंड देयर इज़ गोइटर एंड मिक्सोएडिमा। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। गोइटर के बारे में हमें पता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम उसको गोइटर कहते हैं। और गोइटर अगर एबनॉर्मल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे तो उसकी वजह से मिक्सोएडिमा डिजीज़ भी हो सकती है, जिसके अंदर जिसका कैरेक्टर ये होता है कि उसमें हैंड्स एंड फीट की स्वेलिंग होती हुई हमें नज़र आती है और आइज़ की स्वेलिंग भी होती हुई नज़र आती है। सो इन तीनों डिजीज़ के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होगी हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, और उसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आता है। स्वेलिंग नज़र आती है गोइटर के केस में नेक में, और मिक्सोएडिमा के केस में हमने अपने हैंड्स और आईज या फेस के अंदर भी इसकी स्वेलिंग नज़र आ सकती है। राइट है, यू कैन सी दिस ट्रैकिया और द विंड पाइप right here, and this is the normal thyroid, and this is the thyroid when it is enlarged or is swelled, which is the condition that we call goiter. नेक्स्ट अब जो हार्मोन रिलीज हो रहा था थायराइड ग्लैंड के अंदर, दैट वाज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के फंक्शंस आई सेड इन द बिगिनिंग कि कैल्शियम से रिलेटेड है। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट कैल्शियम, इट इज़ रिलीज्ड ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड। सो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है, Ca2+ का लेवल ज़्यादा हो गया, तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा। और अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा, अगर ये कम है, अगर ये ज़्यादा है तो ये प्रोड्यूस होगा, और अगर ये कम है तो ये प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अगर
इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, कैल्सीटोनिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में। एंड सेम गोज़ फॉर द डेफिशिएंसी एज वेल, यानी कि कैल्सीटोनिन के एक्सेस या डेफिशिएंसी के केस में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है, ऑल्सो हमारी नर्व्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे भी कैल्शियम का रोल है, देन मसल्स भी, ब्लड भी, हमारे स्केलेटन, हमारी बोन्स, इन सारे पार्ट्स जहाँ जहाँ पे भी कैल्शियम का रोल है, इसकी एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पर हमें अफेक्ट होता हुआ नजर आता है। एंड ऑल्सो अनदर इन्फॉर्मेशन टू रिमेंबर इज दैट इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन एक हार्मोन है जिसके अगेंस्ट ये काम करता है। अब वो पैराथॉर्मोन कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पैराथायरॉइड्स। जैसे हमने थायरॉइड्स की बात की, तो उसी तरह पैराथायरॉइड्स भी कुछ स्मॉल ग्लैंड्स हैं विच आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड, यानी थायरॉइड की बैक साइड पर, इनर साइड पे हमें उसके अंदर ही एम्बेड हुए हुए नजर आते हैं। एंड दे प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ने किसके साथ काम करना है, कैल्सीटोनिन के एंटागोनिस्टिकली काम करना है, विच मीन्स उसके ऑपोजिट वे में काम करना है। Here you can see the parathyroid glands right here which are embedded in the thyroid gland. So if this is the front view, this is the back view. तो यहाँ पर हमें ये इसकी साइड्स पर, लेटरल साइड्स पे ये एम्बेड हुए हुए नजर आ रहे हैं। इनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक किस तरह से हैं वो अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ हाई कैल्शियम लेवल इन बॉडी। अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से रिलीज होती है कैल्सीटोनिन, जिस तरह हमने अभी इसको देख भी लिया कैल्सीटोनिन के टॉपिक में। कैल्सीटोनिन अगर रिलीज होगी तो उसके ऑपोजिट पैराथॉर्मोन सुप्रेस हो जाएगा या उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। ये वाला जो रिलेशन है, यानी एक का इंक्रीज और दूसरे का डिक्रीज, ये एंटागोनिस्टिक रिलेशन है। तो हाई कैल्शियम लेवल में कैल्सीटोनिन की रिलीज होने की वजह से ये जाके कैल्शियम के लेवल को कम कर देगी, कैल्सीटोनिन कम कर देगा। अब जब कैल्शियम का लेवल एबनॉर्मली लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो इन टर्न उसका क्या इफेक्ट हमें होता हुआ नजर आएगा। इस केस में पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन होगा और सुप्रेस हो जाएगा हमारा कैल्सीटोनिन। सो ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। लो कैल्शियम लेवल के केस में प्रोडक्शन है पैराथॉर्मोन की, हाई कैल्शियम लेवल के केस में प्रोडक्शन है कैल्सीटोनिन की। और जहाँ पर कैल्सीटोनिन की प्रोडक्शन है वहाँ पे पैराथॉर्मोन स्टॉप हो जाएगा और जहाँ पे पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन है वहाँ पे कैल्सीटोनिन सुप्रेस हो जाएगा। सो इस तरह से ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। अगर हम पैराथॉर्मोन के एक्सेस और डेफिशिएंसी की बात करें तो पैराथॉर्मोन के ज़्यादा रिलीज होने की वजह से देयर इज़ डी मिनरलाइजेशन इन द बोन्स के अंदर मिनरल्स की कमी हमें नज़र आती है, मिनरल्स की ब्रेकडाउन नज़र आती है, जिस तरह से हमें एक डिजीज़ रिकेट्स के अंदर भी बोन्स के अंदर सिमिलर काम होता हुआ नज़र आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से वंस अगेन बोन्स के अंदर हमें टेटनी की जो डिजीज़ है हमारे मसल्स के अंदर वो हमें नज़र आती है, जिसके ज़रिए से हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देख लिया कि टेटनी के अंदर मसल्स का फंक्शन जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है। सो ये दोनों किसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस की वजह से हुए, पैराथॉर्मोन की। नेक्स्ट ग्लैंड दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये हमें पैंक्रियाज के अंदर लोकेटेड नजर आते हैं एंड दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी trophic hormones which are STH and ACTH. Once again, somatotrophic hormones and adrenocorticotrophic hormones. ये दोनों हार्मोन्स बिल्कुल उस तरह जिस तरह पिछले सारे हार्मोन्स को भी ट्रिगर की ज़रूरत होती है, रिलीजिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है, तो ये दोनों रिलीजिंग फैक्टर हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। ये ग्लैंड्स जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनका नाम इसलिए इस तरह से है बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस एंड दे आर कॉल्ड आइलेट्स इस वजह से क्योंकि पैंक्रियास पूरा जो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसके अंदर ये स्मॉल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स लोकेटेड होते हैं अर्थ के ऊपर, स्मॉल अर्थ के पार्ट्स हैं, उसी तरह से ये स्मॉल जो सेल्स के रीजन्स हैं पैंक्रियास के ऊपर, उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। यू कैन सी राइट है, अगर ये हमारे पास पूरी एक पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है, उसका हम एक स्मॉल पैच इस तरह से जूम इन करके देखें, उसके अंदर यहाँ पर आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं। दिस रीजन राइट है, दिस इज़ वन आइलेट ऑफ लैंगरहैन। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैन में जस्ट दिस सेंट्रल पार्ट आपको दो तरह के सेल्स नज़र आएंगे, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। इन दोनों सेल्स के काम जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। बीटा सेल्स ने प्रोड्यूस करना है हमारे पास इंसुलिन को,
इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता है। बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन को और अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागोन को। ये दोनों हार्मोन्स बिल्कुल कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन की तरह एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, और हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये भी पता है कि ये दोनों ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं और फंक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? इसने हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, यानी हाई से उसको लो पर लेकर आना है। और ग्लूकागोन का क्या काम है? इसने लो लेवल ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, यानी लो हो जाएगी तो उसको इंक्रीज करना है। इंसुलिन जो है वो शुगर के लेवल को कम किस तरह से करती है? इट इंक्रीजेज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन इज वी नो इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बींग्स और इन एनिमल्स। तो अगर स्टोरेज ग्लूकोज की ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? उसका लेवल जो है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन सिंथेसाइज और यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। Also, it converts glucose into lipids and proteins, once again to decrease the concentration of glucose in the blood. On the other hand, glucagon किस तरह से काम करता है? It breaks down the glycogen, यानी शुगर का लेवल क्योंकि कम है, इसने इंक्रीज करना है, तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये काम कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर होता हुआ नजर आता है। डेफिशिएंसीज की बात करें तो वी नो वेरी वेल, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाती है, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड ग्लूकागोन के केस में हमें एबनॉर्मेलिटीज़ काफ़ी कम नज़र आती हैं, लेकिन अगर समटाइम्स अल्फा सेल्स के अंदर कोई ट्यूमर्स आ जाएं या उनके सेल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाए तो उसकी वजह से इनकी एक्सेस सिक्रीशन भी हमें नज़र आ जाती है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आर ब्लड और इन आर सिस्टम। So this was the important gland which is islets of Langerhans या pancreas, जिसके अंदर दो very important hormones रिलीज हो रहे हैं। इनके सारे functions और इनके जो रिलीज है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। So I hope कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, and इंशाल्लाह I will see you in the next lecture. अल्लाह हाफिज़।